सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब से, जिसमें इनके साथ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। अगर पाकिस्तान की हालिया तारीख का भी जिक्र करें और नज़र डालें तो नवाज शरीफ हों, बानी PTI हों या फिर अब शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर विराजमान होने के बाद तीनों शख्सियात ने पहले गैर मुल्की दौरे के इंतखाब में सऊदी अरब का ही इंतखाब किया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ के इस दौरे की अहमियत इस हवाले से और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि इस वक्त ये दौरा अहमियत का हामिल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि अब मुल्क की माशी सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। जी हाँ, माशी बहरान का शिकार है, माशी मसाइल नहीं है, लेकिन अब खबरों के मुताबिक रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब अगर जिक्र करें तो पाकिस्तानी और अमरीकी वज़रा ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें तिजारत सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने पर अहमियत दी गई है। अब तमाम सूरत हाल पर हमारे तजियाकार किस तरह देखते हैं इस पर बात होगी। साथ साथ वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कितनी अहमियत का हामिल होने वाला है, तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, साथ साथ एहतशाम उल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। उसी के साथ हम्माद रोहेला और ज़ाहिर शाह शिराजी पेशावर से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। एहतशाम साहब, क्या समझते हैं इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा होने वाला है, सऊदी अरब का पहला गैर मुल्की दौरा है, लेकिन ये दौरा इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल हो सकता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को माशी मसाइल नहीं बल्कि माशी बहरान का सामना है। देखिए गौर, पहला टेस्ट तो बहुत अच्छा हो गया प्राइम मिनिस्टर का, जिसकी सूरत हाल हमारी इक़्तिसादी हालत ख़राब है, वो एक कमर्शियल फ़्लाइट से सऊदी अरब रवाना हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो पूरा जहाज़ लेके जाना आमना और उसके खर्चे होते हैं। देखिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के हम देख रहे हैं कि बरसों से ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवर द ईयर चीज़ें तब्दील हो गई हैं। देखिए आज जो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी, आज की दुनिया में मफादात अहम हो गए हैं। सऊदी अरब के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के अपने हैं। देखिए एक वक्त था गौर के जब प्राइम मिनिस्टर जब आर्मी चीफ जाते थे तो $1-2 बिलियन तो हमें ऐसी सलामी में मिल जाते थे। अब वो कहते हैं कोई फ्री लंच नहीं है। अब जफ्फियों और पप्पियों का वक्त ख़त्म हो गया है, अब प्योर इंटरेस्ट है। अब जो मैं खबर दूंगा आपको वो क्या है कि वो सीधी दो बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान भी अपनी बात कर रहा है, जहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, यानी जहाँ पे अब तक जिस पे असूली तौर पे इत्तफाक हुआ है, जिस पे आगे जाके वहाँ बात होगी और मायदे होंगे, वो ये है कि सऊदी अरब इस वक्त बहुत परेशान है। उसको अपनी जो है डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी के पास बहुत परेशानी है, और ये परेशानी इसलिए है कि अमेरिका वहाँ से चला गया है, सऊदी अरब और बाकी इलाकों में था, आप देख लें वहाँ अमेरिका पैक करके चला गया, वहाँ पे एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट जो था वो ख़त्म हो गया। पैट्रियट उनके मिसाइल थे वो लगे हुए थे, वो हटा के ले गए, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है ना वो सेंटकॉम या रीजन के इलाके नहीं रहे, वो इंडो पैसिफिक हो गया, वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। तो ये सऊदी अरब इसलिए इस स्टेज पे कहा जाता है नर्वस है, परेशान है कि क्या करना चाहिए, और वो पाकिस्तान से बहुत सी तवक्कुआत लगा के बैठा, पाकिस्तान उनसे तवक्कुआत लगा के बैठे हैं। अब हुआ क्या है, सूरत हाल यह है कि 2015 में जब आपने देखा यमन की लड़ाई हो रही थी तो हमसे उन्होंने ट्रुप्स मांगे थे, हमने उनको मना कर दिया था, और 2015 में MBS मोहम्मद बिन सलमान जो आज करता धरता है वो उस वक्त वज़ीर दिफा थे, कहते हैं वो भूले नहीं इस बात को। अब सूरत हाल अमरीका के जाने के बाद उनको लग रहा है कि कोई पता नहीं कि किस वक्त ईरान न्यूक्लियर मुल्क बन जाए, तो उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़े थ्रेट होंगे हमारे लिए, ये यमन का किस्सा दोबारा ना निकल आए, क्या होगा। तो बड़ा वाज़े तौर पे वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी कुड प्रो क्या है, क्या चाहते हैं हम आपसे, आप क्या चाहते हैं। अब जो चीज़ें तय हुई हैं वो ये है कि जी ठीक है, वैसे तो इस वक्त हमारी ट्रुप्स वहाँ पे मौजूद तो हमेशा होते हैं, लेकिन तय ये हुआ है गौर के ये जो हम हिजाज़ की सरजमीन है जिस पे आपका मेरा पूरे पाकिस्तान, पूरी मुसलमान दुनिया कहती है कि जी सऊदी अरब की प्रोटेक्शन हमारी प्रोटेक्शन है। अब ये तय हुआ है कि जी जब भी सऊदी अरब को पाकिस्तान के दफा के हवाले से कुछ ट्रुप्स की ज़रूरत होगी, फोर्सेस की, लफ्ज़ एग्जैक्टली ये है कि पाकिस्तान विल गिव फोर्सेस फॉर डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया इफ़ नीडेड, जहाँ पे ज़रूरत होगी वो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। दूसरा, इन रिटर्न जो पाकिस्तान को बताया गया है कि पाकिस्तान विल कीप हेल्पिंग, नो सऊदी अरब विल कीप हेल्पिंग टू इंश्योर इकोनॉमिक सॉल्वेंसी मेजर असिस्टेंट, यानी पाकिस्तान को वो कहा जा रहा है कि जी आपकी इक़्तिसादी हालत को हम बिगड़ने नहीं देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे आपके साथ, आपकी मदद करेंगे।
ये तो कैश तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है जिसमें मैं आगे चल के बताऊँगा वो क्या कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे एक सूरत हाल ये है कि जी जो तय हुआ है चीज़ें कि जी ठीक है, आपके भी इंटरेस्ट है, हमारे भी इंटरेस्ट हैं, तो आप आएँ, अब बैठ के बात करते हैं। तो चीज़ें जिस अंदाज में तय हुई हैं, तो पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम जब जब ज़रूरत होगी, वैसे तो इस वक्त ट्रेनिंग के लिए भी हमारा हमला होता है, लेकिन वो अदर दैन ट्रेनिंग भी हमारे ट्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, हमारे ट्रुप्स वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान कहता है कि जो हमारी सूरत हाल जो है उस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि देखिए जी इकनॉमिक इंटरेस्ट है, हम $100 बिलियन की हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $50 बिलियन में ऑलमोस्ट दे चुके हैं उन्हें। वो कहते हैं इसमें हमें कोई नहीं। अब वहाँ पे आ गई है बड़ी एजुकेटेड क्लास आ गई है, वो कहते हैं जी बात करें, वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, वो पैसे कहते हैं देने नहीं, वहाँ जब देंगे जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है। दूसरा उनका फूड सिक्योरिटी, क्योंकि वो परेशान है कि जितनी आबादी बढ़ रही है उनके फूड की जो है ना ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कहा है कि एग्रीकल्चर के मैदान में आउट ऑफ द वे जाके हम सपोर्ट करेंगे। और कहा जा रहा है कि एक दिन में 1000 एकड़ बंजर ज़मीन जो है ना उसको आबाद करने के लिए उन्होंने काम पूरी मदद करेंगे। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक असिस्टेंस और दूसरी तरफ हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके कह दिए जितनी इन्वेस्टमेंट आपको देनी है हम आपको देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि आपकी रिफाइनरी के अलावा मिनरल्स, ज़राअत और मैन पावर के हवाले से वो कहा जा रहा है कि जी अब न्यून सिटी वहाँ पे बन रहा है $500 बिलियन का नया शहर, वहाँ पे स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, सारी दुनिया वहाँ से गई है, हमारे यहाँ से नहीं ले रहे। अब ये तय हुए कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान से लेबर भी लेंगे। शराजी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान मईशत की बहाली के लिए एक मरतबा फिर सऊदी अरब की जानिब देख रहा है? लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान को माशी बहरान का भी सामना है। देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में हम हमेशा सऊदी अरब क्या कि बाकी उन्हीं 4-5 जगहों की तरफ देखते रहे जहाँ से हमें पैसा आता रहे। लेकिन जैसे एहतिशाम साहब ने कहा कि इस दफ़ा बड़ी क्लियर बातें हैं और हमें भी बड़ी क्लियर बात करनी चाहिए। सऊदी अरब हमारे मुल्क के अंदर मदरसों को, मस्जिदों को, मौलवियों को तो फंड करता रहे, करोड़ों अरबों रियाल दिए जाते हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारा जो पैसा है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अंदर भी इस्तेमाल होता रहा है। अब सऊदी अरब को भी रियलाइज होना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती मेरे ख्याल में उन सब की सलामती है। और जहाँ तक ट्रूप्स की बात की, मेरे ख्याल में बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान पहले भी कोशिश करता रहा है कि वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए वो किरदार अदा करे, अभी भी करता रहेगा। लेकिन इस दफ़ा हमें जो डील करनी है वो बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी पर्टिनेंट करनी होगी कि सऊदी अरब हमारे क्या क्या अखराजात जो है वो उठा सकता है। क्योंकि इससे पहले देखें कि अमरीकियों को वो अरबों डॉलर्स देते रहे अपने डिफेंस के लिए, तो वाई नॉट पाकिस्तान को क्यों नहीं देंगे? तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ओमन है जब जाएंगे। दूसरा, रिकोडेक के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी फॉर पर्पस है। कभी भी सऊदीज को आप देख लें, आज तक उन्होंने इसराइल को कंडेम तक नहीं किया, क्योंकि उनके साथ उनके सफारती ताल्लुकात नहीं भी है लेकिन तिजारती ताल्लुकात जरूर है। ईरान के साथ देख लें, क्लैशेस जरूर है, लेकिन इंडिया को किस तरीके से पैट्रोनाइज कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि देखें इस वक्त इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं तमाम ममालिक के, मजहबी एफिलिएशन और हमारी जो है मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत का जो हम वादा करते रहे वो अपनी जगह पे। लेकिन अब हमने ये भी बात करनी होगी कि हम जो कुछ दे रहे हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके बदले हमें क्या मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ हमारे दूसरे रिजर्व है, खासतौर पर जो गैस के रिजर्व हैं, स्पिन वार्म 1 और 2, और इस वक्त आप देखें कतर दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि LNG के ऊपर उसकी इकोनॉमी जो है वो खड़ी है। सऊदी अरब और बाकी दूसरे ऐसे ममालिक जिनके साथ हम इस डील में जा सकते हैं कि हमारे जो नेशनल रिजर्व है उसको कैसे प्रिजर्व करके और उनको एक्सप्लोर करके आगे लेके जाएगा। दूसरा, ऑयल एक्सप्लोरेशन में सऊदी अरब हमारी हेल्प कर सकता है। और मेरे ख्याल में जो फंडिंग है या जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे रेकोडेक में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे चाहिए यहाँ पे भी इन्वेस्ट करे। IT के अंदर सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है। इंडियंस जो है इस वक्त जिस तरीके से जो है वो बिजनेस डील्स में जाके पैसे कमा रहे हैं वो काफ़ी है। दूसरा देखें, पाकिस्तान हमेशा से, अगर आप देखते हैं, चावल एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मुल्क है सऊदी अरब के अंदर। दूसरी सब्जियां, फल यहाँ से जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म हम एक ट्रेड मुआहदे करें कि सऊदी अरब बार्टर सिस्टम के अंदर भी क्या चीज़ें पाकिस्तान को दे सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें इमदाद के अलावा जो तिजारती जो है वो मैयर्स हैं वो लेने चाहिए। इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान अगर सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए बात करता है तो कम से कम सऊदी अरब को भी इंगेज करना चाहिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जी इसको हल करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आखिरी बात वो ये एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, वो ये कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका के थ्रू भी और कतर के थ्रू भी अफगानिस्तान के ऊपर। तो हमें अफगानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक कराने के लिए भी सऊदी रोल की बड़ी अहम जो है वो जरूरत है। साहब, आप समझते हैं कि
ठीक है, दोनों ममालिक के अपने अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए समझते हैं विन विन सिचुएशन है, जैसे शिराजी साहब भी फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से ताल्लुकात होंगे, दोनों तरफ की ज़रूरियात पूरी होंगी तो ही कोई डील बनेगी। यूनिलैटरल कुछ भी नहीं होता, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, क्विड प्रो को होना चाहिए। अच्छी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम सऊदी अरब की मदद कर सकते हैं, उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें उस चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। हम कोई लोन लेने नहीं जा रहे, इन्वेस्टमेंट की तरफ बात करें, बिजनेस रिलेशंस की बात करें, तो उस सूरत में हमें भी अपना कोई ना कोई हिस्सा डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम पैसे ही मांगें और लोग हमें पैसे देते जाएं और हमारा उन्हीं भीख के पैसों के ऊपर मामला चलते रहें। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी कुछ अर्सा पहले भी सलमान बिन खालिद साहब भी विजिट करके गए हैं। हमारा जो 23 मार्च के ऊपर उन्होंने विजिट किया, उनको बहुत इसमें इज्जत दी गई, उनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बर्फ़ पिघल रही है दोनों ममालिक के अंदर, एक उम्मीद लग रही है कि बर्फ़ पिघलेगी, आगे हालात बेहतर होंगे। यही चीज़ हमें नज़र आती है यूएसए की तरफ भी। उधर से भी कॉल्स आ गई हैं, उधर से ख़त भी आ गया है। जब वो सीनेट हेयरिंग हुई थी उस दिन जो शो था, या गालबन उससे नेक्स्ट डे जो शो था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप हेयरिंग को पूरा देखें, उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें या वो वीडियो देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। उनको भी ये एहसास है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि दूसरे ग्रुप में जाने की वजह से अमेरिका से दूर हुई हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि उस हेयरिंग को और इन खतूत को और इन मुलाकातों को और इन फ़ोन कॉल्स को अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे, बजाय इसके कि वो दूसरी अपोजिशन जमातों के ऊपर कीचड़ उछाले। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है। इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास और कोई जो है हल है नहीं। हमें लोन्स की तरफ से अगर हम उस पर कोई अच्छा असर आता होता तो आज तक हमने 22 से 24 लोन्स जो IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं, हालात बहुत बदल चुके होते हैं। हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट्स बहुत कम है। इंडिया की 30% है, बांग्लादेश की 28% है। इंडिया से तो खैर हम मुकाबला ही नहीं करते। हमारा मुकाबला इंडिया से शायद इस चीज़ पे होता है कि शाम को झंडा उतारते हुए हमारा सीना ज़्यादा चौड़ा है और हमारी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है नारे की। हम सही चीज़ों पे तो उनसे मुकाबला करते ही नहीं है, और शायद फिलहाल कुछ अर्से तक तो कर भी नहीं सकते। हमें इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो कम से कम 28% के रेट पर होनी चाहिए। इस वक्त भी हमारा जो टारगेट है वो 15% है। वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। हमारे अरबाब इख्तियार को ये समझना चाहिए, जो तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पे यूनानिमस हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। हमें उस चीज़ के ऊपर उसकी ड्यू अटेंशन देनी चाहिए। बिल्कुल, अरबाब इख्तियार को इस बात को समझना भी चाहिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अली, आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है, सऊदी अरब का दौरा है, उन्होंने बरकरार रखा है रिवायत को, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई मईशत की बहाली के लिए एक बार फिर सऊदी अरब की जानिब देख रहा है? जी, बड़ी अच्छी बात है कि पहला दौरा, मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे कॉर्डियल ताल्लुकात होने चाहिए, और उसमें ज़ाहिर है सऊदी अरब के साथ तो बिल्कुल होने चाहिए। सऊदी अरब हमें तारीख़ी तौर पे भी बहुत पैसे देता रहा है, और अब भी जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो मज़ीद पैसे देने जा रहा है, तो वो जैसे कि बहुत बड़े दानिश्वर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र्स। सो पैसे तो जो भी दे रहा है वो बहुत अच्छा है। जो वाहिद इसमें जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि जी क्या ये जो पैसे आएंगे, ये पहले भी जिस तरह पैसे आते हैं और उसके बाद वो हम थोड़ा सा टाइम बाय कर लेते हैं, कुछ अरसे बाद पता लगता है कि हमारे हालात वापस वैसे ही हैं, तो क्या इस दफ़ा कुछ हम तब्दीली हमें देखने को मिलेगी? मेरा नहीं ख्याल, और मेरे ख्याल में हम मज़ीद टाइम बाय ही कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चरली शायद कुछ इम्प्रूव ना कर सकें। उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि आपने रिकोडिक का जिक्र किया। रिकोडिक जो पहले हमें जो रिकोडिक पे नुकसान उठाना पड़ा है वो जुडिशरी की वजह से उठाना पड़ा है। वो लोग आज भी हयात हैं, चलते फिरते हमें इस मुल्क में नज़र आते हैं। क्या किसी ने कभी उनका एहतसाब किया है कि आपने रिकोडिक में हमारे साथ किया क्या था? अगर आप उनका एहतसाब नहीं करेंगे तो ये क्या गारंटी है कि अब जो रिकोडिक के लिए इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर कोई उठ के वो नहीं करेगा जो हमारे साथ पहले हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक और आज की खबर, ये कोई अंदर की बात नहीं बता रहा, आज के अखबार की खबर सुना रहा हूँ कि IMF बेल आउट पैकेज से कबल वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान के लिए 4 इजाफी तनख्वाहों की मंजूरी हो गई है। ये जो है ना, ये जितनी बड़ा हमने अपनी रियासत का साइज़ कर लिया है, जिसमें सरकार भी शामिल है और जिसमें बाकी सारा पैराफर्नेलिया भी शामिल है, और जिसको हम छोटा करने के लिए तैयार नहीं हैं,
और रियासत की तरफ से किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ भी किया जा सकता है, कभी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया जा सकता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जब तक इनको ठीक नहीं किया जाएगा तो हम यही समझेंगे कि टाइम बाय किया जा रहा है। इससे कोई देर पा तब्दीली या अच्छाई की उम्मीद मैं तो नहीं रख सकता। मैं तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि वो कराची वाली आंटी गवर्नमेंट की बात याद रखें, ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। सही, अब यकीनी तौर पे ये तो वक्त ही बताएगा कि ये है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये यकीनी तौर पे अहमियत का हामिल तो है ही, लेकिन क्या कुछ इसके मईशत पर असरात पड़ते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ हमने बरतानवी अखबार गार्डियन में भारत के खिलाफ तहलका खेज़ इंकशाफात पर बात की थी, जिसमें कहा गया कि भारत पाकिस्तान में मुतादिद कत्ल करवा चुका है। और अब भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, अब ये सुनिएगा, भारत के वज़ीर दिफा हैं जिन्होंने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसी की तस्दीक कर दी है और कहा कि नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी। और भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच का कहना था कि ये भारत की पुरानी आदत है, वो अपने मसाइल हल करने के लिए बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता आया है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में मावरे अदालत कत्ल कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है, बहुत जल्द दीगर ममालिक में भी इस किस्म के एतराफ़ होंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये भी अब वाज़ेह कर दिया है कि भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे, भारत के साथ जो पहले हुआ वही दोबारा होगा। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर सवाल फिर ये है कि इस मामले को कैसा देखते हैं। भारत के एतराफ़ जुर्म के बाद अब पाकिस्तान को ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए या फिर नहीं, क्या कुछ होना चाहिए। हमाद, आप क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ा अब भारत के जो वज़ीर दिफा हैं वो एक एतराफ़ भी कर रहे हैं, साथ साथ हर धर्मी का मुजाहरा भी कर रहे हैं कि नहीं जी इसी तरह होगा, इसी तरह से पाकिस्तान में उन अनासर को कत्ल किया जाएगा और यही हमारी पॉलिसी है। तो पाकिस्तान को ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह उठाना चाहिए? ये पॉलिसी तो नहीं है, ये तो खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है जी, जंग की धमकी है। इसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे दहशतगर्दी और जंग की धमकी को लेना चाहिए। जी सॉरी, वो पॉलिसी का नाम दे रहे हैं, यही उनकी हठधर्मी है। जी मैं भी यही कह रहा हूं कि ये नाम देने से नहीं होता, आप इसको सब्सटेंस में देखें तो ये दहशतगर्दी है और धमकी है, जंग की धमकी है। इसको वैसे ही डील करना चाहिए जैसे दहशतगर्दी को किया जाता है, जैसे जंगी एक्शंस को किया जाता है, इसको वैसे ही हमें लेना चाहिए। ये देखिए, ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक शख्स का मसला नहीं है, ये वो जराइम है जिससे एक शख्स सिर्फ असरअंदाज नहीं होता, ये सिर्फ और ना ही सिर्फ दो कौमें असरअंदाज होंगी। अगर आप रूस और यूक्रेन की वॉर देखें तो पूरी दुनिया उसके लपेट में किसी ना किसी तरीके से आई हुई है। इस वक्त जो ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट का एक एप्रीहेंशन है, उस पर भी यही खदशा है कि पूरी दुनिया को असरअंदाज होगी, उस पर तेल की कीमतों के ऊपर असरअंदाज होगी। इसी तरीके से अगर इंडिया और पाकिस्तान में भी कोई ऐसी सरगर्मी होती है और बातें आगे जाती हैं तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तमाम लोग, तमाम ममालिक इस पे असर अंदाज होंगे। दूसरी जो बात आप कर रही हैं आईसीजे की, हमें बिल्कुल आईसीजे में जाना चाहिए। खास तौर पे आईसीजे की जुरिस्डिक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों पार्टीज पहले से उसकी जुरिस्डिक्शन को सबमिट कर चुके हों उस इशू से पहले। तो इंडिया ऑलरेडी आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को विद सम एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस सबमिट कर चुका है। हमें देखना चाहिए कि ये जो वाकयात हुए हैं 20 लोगों के, क्या ये उन एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो हमें लाजमी इसको लेकर जाना चाहिए आईसीजे में। साथ ही साथ हमें कनाडा से भी बात करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि ग्लोबल विलेज है, कनाडा पहले भी अपने एलाइज के साथ आईसीजे में गया हुआ है, तो क्योंकि वो उसका कॉमन इशू है, वहां पर भी इंडिया ऐसे हमले कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का हाथ बटा सकते हैं और दोनों ममालिक को मिलकर इसके खिलाफ सदबाब करना चाहिए। दोनों ममालिक को मिलकर सदबाब करना चाहिए। लेकिन अली, आप समझते हैं कि कोई भी वज़ीर दिफा हो, उसकी जानिब से इस तरह से कहना कि हम कत्ल की जो अपनी आदत है वो इसी तरह से बरकरार रखेंगे, ये स्टेटमेंट किस तरह देखते हैं? ये तो फिर वाज़ेह एतराफ़ है जुर्म के बाद। अब इस पर फिर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में अब क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्या टेकअप होना चाहिए?
देखिए वो तो अक़वाम मुत्तहिदा में तो ज़ाहिर है जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए, और वो मुझे और आपको यकीन है कि वो पाकिस्तान ज़रूर करेगा। जहाँ तक बात है कि ये जो उधर से बयान आया ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल। उसकी वजह ये है कि मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा माशी तरक्की कर रहा है, $650 बिलियन से ऊपर उनके रिज़र्व हो गए हैं, और दूसरी तरफ अभी अमेरिका में कुछ दिन पहले एक और कमेटी बैठी जिसने इंडिया के मुतल्लिक जो है वो डाउट्स का इजहार किया कि वहाँ पे अक़लियतों के साथ सलूक जो है वो जैसा होना चाहिए शायद वैसा नहीं हो रहा। साथ में ये न्यूज़ सामने आ गई। सो बुनियादी बात ये है कि वहाँ पर जो अभी इलेक्शन ईयर है और वहाँ पर एक ऐसा मुल्क जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है मौशी तौर पे, वहाँ पर अभी भी पाकिस्तान दुश्मनी एक इलेक्शन के लिए स्लोगनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान में भी इस साल इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें इंडिया दुश्मनी जो है वो कोई ऐसा नारा नहीं था जिसकी वजह से कोई भी पार्टी वोट ले सकती हो, और मेरे ख्याल में किसी पार्टी ने इसी वजह से ये नारा लगाया भी नहीं। सो ये बड़ा स्ट्रेंज मामला है। इवेंचुअली तो जाहिर है इस खित्ते में मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। आइंदा वॉर्स सारी ट्रेड की होंगी, आइंदा वॉर्स सारी आईटी की होंगी, ये इस किस्म के मामला ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज अगर हम देखें मतलब मुशर्रफ दौर में ये मतलब तक हम देखते थे कि पाकिस्तान में भी ये सेंटिमेंट होता था। मुशर्रफ साहब जो हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे नारे लगाते होते थे कि अगर आज तुम यूं करोगे तो हम भी यूं करेंगे। वो उनको फिर टीवी चैनल्स पर भी लेते थे, फिर वो टीवी चैनल्स की रिकॉर्डिंग्स पूरी दुनिया में दिखाते थे कि देखें जी ये तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट के वो ये खुद मान रहे हैं कि हम ये करते थे। सो वो मतलब हम जो 12 साल 15 साल पहले करना छोड़ गए थे वो आज ये कर रहे हैं। इवेंचुअली तो इसने ठीक होना है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि वाई इज़ इंडिया लेट टू द पार्टी। बिल्कुल। अच्छा एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं, भारत का दहशतगर्दी का जो वतीरा है ये तो पुराना है ही, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल याद होगी कि ये वाक़यात जो दहशतगर्दी के शहर में, पाकिस्तान के शहरों में चुन चुन कर कत्ल किए गए, और उस वक्त पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन अब चूँकि इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तो अब उनको ये बात भी याद आ गई है कि नहीं जी ये वाक़यात तो पाकिस्तान में भी हुए, तो उस वक्त फिर इंटरनेशनली पजीराई क्यों नहीं मिली, और ये अब मसला आगे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए गौर जो अली बात कर रहे थे अभी अक़लियतों की, मेरा ख्याल है उससे शुरू करना चाहिए। आप देख लें आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि हिंदुस्तान के किसी इलाके में इंतहा पसंद हिंदू गए हुए हैं, वो डंडा एक शख्स ने उठाया हुआ और बंदों को बुलाता है, और वो कम्युनिटी जो है वो ईसाई है, क्रिश्चियन है, उनको कहता है कि ऐलान करो कि तुम्हारा कोई क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज के बाद ये तुम्हारी किताबें जितनी हैं उठा के तुम किसी और जगह फेंकोगे और तुम हिंदू और हिंदुआता की बात करोगे, और साथ साथ उसको गालियाँ भी निकाल रहा है और कहता है मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, काट के फेंक दूंगा तुम्हें, ये कहो। वो अनाउंस करता है जी मेरा कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं। वो कहता है जी देखिए पहले हम मुसलमानों से तंग हैं, ऊपर से तुम भी ईसाई भी जो है ना वो हिंदू नहीं बनोगे। तो बात यह है कि वो तो सारी दुनिया में उनके खिलाफ रिएक्शन आ रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट की भी मुसलसल तीसरी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अक़लियतों पे जो कुछ हो रहा है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स की सारी जो है ना रिपोर्ट। अच्छी बात है, पहले हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खामोश रहते थे, अब लेकिन आवाज़ें ऊपर आ रही जल्दी जल्दी। देखिए बात यह कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की बात हो रही है, जिस अंदाज से मोदी सरकार मूव कर रही है, वो और आपको याद होगा जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तो ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान सेंट्रिक एक मुहिम चलाई जाती है इलेक्शन जीतने के लिए। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हमने कभी हिंदुस्तान का मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो नाम लेते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो देखें वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि उनके पास अब कुछ नहीं रहा सिवाय इसके कि वो दहशतगर्दी कराएं। अपने मुल्क में लोगों ने बोलना खामोश कर दिया है, कॉर्पोरेट मीडिया बन गया, वहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। जो करता है, जो वकील हो, कोई सहाफ़ी हो, उसको मारते हैं। इवन आपने देखा केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर, कामयाब आदमी है, तीसरी दफ़ा इलेक्शन जीत रहा है, वो चीफ मिनिस्टर जो है दिल्ली का, उसको उठा के बंद कर दिया। तो देखें जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अपने तौर पे तो पाकिस्तान इसको उठा रहा है। गार्डियन की स्टोरी के बाद और चीज़ें सामने आएंगी। राज है सवाल के, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि ज़्यादा बढ़ के मत मारो। हमने तो, तुमने जब पुलवामा किया था तो फिर हमने आपके साथ किया, तो हमने तो आपका पायलट अभिनंदन जो है ना वो भी खरात में तुम्हें वापस किया था। नारेबाजी अपार्ट, लेकिन बुनियादी चीज़ यह है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली उठाना चाहिए। पाकिस्तान उठा रहा है, इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दुनिया से भी आ रहा है। हिंदुस्तान की बड़ी एम्बैरसमेंट है। लेकिन आखिरी बात यह है गौर के लोग कह रहे हैं कि मोदी शायद
जिस नहज पे अपने मुल्क को लेकर चला गया, सेकुलर ख़त्म हो गया, वो कहते हैं कि ये खुद इनको तोड़ेंगे। वो 3 बड़ी रियासतें जो सबसे आती हैं, पहले यूपी की है, फिर माशरा की है, तीसरी मगरबी बंगाल, उनके बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वक्त दूर नहीं कि ये भी अलहदगी की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है मोदी को फिर ख्याल आएगा कि मुझे अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए, शायद वो फिर मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करें। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन आ गए तकरीबन खड़े हैं, तो 6-4 दिन में इलेक्शन होने हैं, 1.5 महीने तक इलेक्शन चलेंगे, तो ये रेटरिक चलता रहेगा। यहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान इसको हर फोरम पे उठा रहा है। अच्छी बात है कि इससे पहले आपने देखा कि 2-3 लगातार स्टोरियाँ की थी, न्यूयॉर्क टाइम ने वहाँ पे जाके कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे बताया था, हिंदुस्तान को नंगा किया था कि किस तरह ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। तो दुनिया तो देख रही है, पाकिस्तान भी इसको उठा रहा है। अब देखना ये कि कब रियलाइजेशन न्यूज़ में आती है। जी बिल्कुल, दुनिया तो देख रही है, लेकिन शहराजी साहब आप क्या समझते हैं, ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा, भारतीय हटदर्मी, और अब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को किस तरह से उठाना चाहिए ये मामला? देखिए, मैं जरा सा एक और इशू पे बात करूंगा, वो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान अपार्ट के जी मोदी सरकार जो है वो दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए ये एक नारा पाकिस्तान सेंट्रिक लगा रही है, टेररिज्म का इशू उठा रही है, हिंदुस्तान की जो है वो हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जाने का वाला एक नारा लगाया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने बड़ा टैक्टफुली पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़े हद तक घेरा तंग किया हुआ है। ईरान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अरबों डॉलर्स की चाबहार और दूसरी एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। साथ साथ आप देखें कि अफगानिस्तान की साइड से हिंदुस्तान जो है वो हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर। तो आप देखिए टैक्टफुली वही सारी चीजें कर रहा है। अब हमें ये सोचना होगा कि हमने 2 महाजों पे कैसे, और तीसरा जो इंटरनेशनल मीडिया है इस वक्त देखें, तमाम जो इंडियन लॉबी के लोग हैं, ऑलमोस्ट ऑल जो जितने टॉप चैनल्स हैं, टॉप मीडिया आउटलेट्स हैं, उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। बड़ी कम चीजें ऐसी हैं जो कि अगर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ उनके एक्शन की बात करते हैं, सिखों के कत्ल गारत की बात करते हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, या पाकिस्तान के अंदर जो बकौल हिंदुस्तान के उन्होंने अपने मुखालिफ आतंकवादियों को मारा है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इसको बाकायदा पोर्ट्रेट करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए और इसको उठाने के लिए भी हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिर्फ बातें करने से नहीं कि आप जो मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं आपको 2 मारूंगा। देखें, मिलिट्री की हद तक ठीक है, उनके पास भी इक्विपमेंट है, हमारे पास भी, अगर कोई इन्वेजन होती है उसका रिस्पॉन्स भी किया जाता है। लेकिन ये जो वॉरफेयर है इसका हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? क्या हम मालदीव के अंदर, हम जो है नेपाल के अंदर जाके इतनी पेनिट्रेशन कर सकते हैं कि हम काउंटर करें जो हिंदुस्तान कर रहा है? मेरे ख्याल में हमारे पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, हम कर रहे हैं। बाकी आप अगर अदालतों की हद तक इन चीजों को उठाते भी हैं तो इन्फ्लुएंस किस मुल्क का ज्यादा है, वो बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या हमारा इतना इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान के ऊपर कि हम ये चीजों को वहां पे उठा के फिर जीत सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा जिंदा मिसाल, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। आपके पास कुलभूषण यादव एक जिंदा सबूत था जो कि एक एक्टिव मिलिट्री का अफसर था और उसने ओपनली आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की, लाखों लोगों को मरवाया, कत्ल किया, धमाके करवाए, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब मरवाए। ये 4 या 10-20 बंदों के ऊपर तो वो जो बात करते हैं वो तो अपनी जगह पे इंटरनेशनल वायलेशन है। आप बिल्कुल ICJ में जाएं, आप इसे इंटरनेशनल लेवल पे उठाएं, लेकिन क्या आपके पास इतना डेप्थ है, इतनी ताकत है, इतना इन्फ्लुएंस है कि आप लॉबिंग कर सकते हैं कि आप वहां पे कोई चीज हासिल करेंगे? मेरे ख्याल में बड़ा कम है। दूसरा, इस वक्त जो अहम नुकता है वो ये है कि हमारी अपनी पॉलिसी क्या है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, कि हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है उसको हम काउंटर करने के लिए क्या करेंगे। क्यों आपके मुल्क के अंदर जो रोग एलिमेंट्स हैं, जो सेपरेट अपने आप को दावा करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो कबायली इलाकों के अंदर, वो डिस्टेंटल एलिमेंट क्यों पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान डायरेक्टली आगे यहाँ पे नहीं कर सकता। तो हमने ये भी सोचना होगा, हमने अपने अंदर जो तजाद है, जो हमारे अंदर डिसडेंटल लोग हैं, उनको अपने जो है रोप इन करना होगा कि वो पॉलिसी वाज़ेह होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। शहराजी साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करना और इस मामले को अक़दा में स्ट्रॉन्ग अंदाज में उठाना अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों को FIA नोटिस दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। झूठे तबसरे करके डॉलर्स कमाए जाते हैं।
क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? क्या पैसे कमाने वालों के लिए ऐसी खबरें खुद से तैयार की जाती हैं? अगर कोई सहाफ़ी अपनी खबर में झूठ साबित हो तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? बेशक सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त मसले की तरफ निशानदही की है, लेकिन तमाम यूट्यूबर को एक सफ में खड़ा कर देना किसी तौर मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने लाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन अपने तजियाकारों से इस मामले पर उनकी राय लेते हैं। अली, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कुछ क्या ज़्यादातर ऐसे ही होंगे जो बिल्कुल ठीक बात करते होंगे, बीच में यकीनन ऐसे भी लोग होंगे जो झूठ बोलते होंगे। ये बार बार मुझे तो समझ नहीं आ रही, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ये बार बार थ्रेट करती है कि क्या जेल में डाल दें, क्या सज़ा दे दें। ये थ्रेट क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने बोला है आपके पास सबूत हैं तो डाल दें। बुनियादी सी बात यह है कि इसके लिए ना ये बार बार ये भी बात होती है कि जी कवानीन बनाए जाएं सोशल मीडिया के लिए। जी कवानीन क्या बनाने हैं? डेफेमेशन का लॉ मौजूद है, आप उस पर फैसले ही नहीं करते। मुझे बताएं आज तक 70 साल में पाकिस्तान में कितने डेफेमेशन के केसेस हैं जिस पे इन अदालतों ने कोई फैसला किया है? आप वो तो करते नहीं हो, नए कानून बना के आपने क्या कर लेना है? इसी तरह ये जो आप कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे जाके लोग झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मतलब इनको सोशल मीडिया पे इन द फर्स्ट प्लेस जाने की जरूरत भी क्या है? क्या किसी ने ये देखा है कि लोगों ने टीवी पर एतबार करना छोड़ दिया है? वो कहते हैं कि टीवी पर सही खबर नहीं दी जाती। क्यों नहीं एतबार करते लोग? क्यों सेंसरशिप का निशान है टीवी? अच्छा, इसके ऊपर कभी चीफ जस्टिस को ख्याल नहीं आया कि यार अगर टीवी पे ही सबको विद एन एडिटोरियल पॉलिसी सच मिलना शुरू हो जाए तो लोगों को तो शायद सोशल मीडिया पे ये करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, और ये जो बार बार बात होती है कि यूट्यूब बंद कर दें, ट्विटर बंद कर दें, फलाना, ये तो ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं। ज़र मुबादला ही नहीं आएगा तो ये मुल्क चलेगा कैसे? एहतशाम साहब समझते हैं जो जितना झूठ बोलेगा उतना बिकेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स हैं, ऐसा ही है? देखिए, जो अली कह रहे हैं ना कि कभी सज़ा दी है, तो उनको मैं बता दूं कि सज़ाएं दी हैं। अभी आप देख लें कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी होते थे और उसके बाद जो बने थे अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस, और उसके बाद फिर क्या हुआ था वो तो हिस्ट्री है। लेकिन आपने देखा अदालत में बुला के उनको सज़ाएं अनाउंस की गई थी, फिर बाद में उनको माफ़ी भी दी गई। बहरहाल ये तो होता रहा है। देखिए, मैं माज़रत के साथ अली से बिल्कुल डिसएग्री करूँगा। बात यह है कि देखें, अखबारात में, टेलीविज़न में कोई कोड ऑफ एथिक्स हैं, फिर एडिटोरियल चेक्स हैं। खबर बनती है, डेस्क से जाती है, फिर उसको असाइनमेंट डेस्क वाला देखता है, फिर एडिटोरियल उसको देखा जाता है कि खबर में कितनी जान है कितनी नहीं है। मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये नहीं कहता सारे, मेजॉरिटी में देखता हूँ पैसा कमाने के चक्कर में 10-15% इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी सारा झूठ होता है। मुझे भी 44 साल हो गए यही काम करते, मैं देखता हूँ लोगों को लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मुल्क में पैसा लेके आ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए झूठ बोले जा रहा है। आप मुझे बताएं, दुनिया के किसी मुल्क में अदारों के ऊपर इस तरह बात की जाए, बख्शा जाता है? हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन अदालतें बताएं कि किसी जगह यहाँ पे इसी तरह से किसी के खिलाफ बातें की जाए और उनको माफ़ कर दिया जाए? नहीं होता। हमारे यहाँ बेलगाम किस्म की हमने देखा आज़ादी दी है। और मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूँ, पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है बोलने की, लिखने की, शायद दुनिया में किसी जगह नहीं है। मैं सारी दुनिया फिराऊँ, आप यकीन करें कोई मुल्क नहीं बर्दाश्त करता इस तरह की बकवास को जो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब की इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जिसका जो मुंह उठाता है वो बात करता है। कोई जब उनसे पूछा जाता है, वादी मुझे बताएं कि 3-4 लोगों को कई बातों पर अदालत ने बुला के पूछा आपके पास इसका सबूत है? कोई सबूत नहीं था उनके पास। तो बात यह है कि किसी ढंग तरीके से करना चाहिए ना। अगर आपने अपना चैनल चलाना है, बोलना है तो आप बताएं, लेके आए सबूत, उसके बाद बात करें। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ की जिस तरह का ये जर्नलिज्म हो रहा है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और इसके लिए वाकई कानून साजी, आइन साजी होनी चाहिए ताकि ये फेक न्यूज़, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाए। कानून साजी होनी चाहिए और जो जितना झूठ बोलेगा उतना। लेकिन उसको आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क सामने आया। अली, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि चीफ जस्टिस को रोका किसने है सजा देने से? ये जो बार बार बात होती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने के तो तमाम कवानीन लॉ में मौजूद हैं, वो दे दें सजा। आप, बड़ी सादी सी बात है, एक चार्जशीट बनाए ना। यहाँ पे 14 दिन रिमांड लिए गए सहाफ़ियों के और उनके खिलाफ कोई चार्जशीट ही नहीं प्रोड्यूस की गई। या तो उनको अब सजा दें या उनकी ज़िंदगी के 14 दिन वापस करें।
सही है। हम्माद, आप समझते हैं चीफ जस्टिस के जिस तरह से रिमार्क्स आए हैं उसको वो वाकई ठीक है, तमाम यूट्यूबर को एक ही सफ में खड़ा किया जा सकता है? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि अभी जो पहले बड़ी बहस हुई है दोनों मेंबरान में, वो दोनों अपनी अपनी जगह कुछ दुरुस्त बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दोनों इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जब ये बात हमेशा से कही जाती है कि सच जब उठने की तैयारी कर रहा होता है तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ चुका होता है। अब इंटरनेट के बाद और इन वेबसाइट्स के बाद जो स्पीड बढ़ गई है कम्युनिकेशन की, मेरे ख्याल से अब वो झूठ एक नहीं 10 चक्कर लगा के आ चुका होता है, जिसकी वजह से ये तासुर मिलता है आवाम में और लोगों में कि शायद ये बाज़ार झूठ का बाज़ार, तो फिर यहाँ पर यही जिन्स तोली जाएगी। मेरे ख्याल से ये तासुर भी दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। किसी भी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी ग्रोह के बारे में कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं, अच्छी या बुरी, नहीं देनी चाहिए। खा वो ग्रुपिंग उसकी मज़हब की बुनियाद पे कर रहे हो, रंग की बुनियाद पे कर रहे हो, नस्ल की बुनियाद या प्रोफेशन की बुनियाद पे कर रहे हो, कभी भी कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बैड स्पीच है ऑनलाइन। मेरे ख्याल से अली भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं और इसके खिलाफ जो कुछ वो कर सकते हैं वो करते भी हैं, बोलते भी हैं। हम भी कर रहे हैं, अदालत ने भी किया है। बहुत अच्छा चीफ साहब का एक इकदाम है जो उन्होंने लाइव हियरिंग स्टार्ट कर दी। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, मेरे से भी सवाल किए जाते थे कि जी आपके चीफ साहब को क्या ज़रूरत है टीवी पे आके बैठने की, उनको पब्लिसिटी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बड़ी नेगेटिव राय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? जो सक्खर में बैठा हुआ एक जूनियर वकील है जिसने शायद अगले 10-15 साल तक भी हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आना भी है तो गालिबन आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना, क्योंकि उसके 10 और काम भी होंगे। वो वहाँ बैठ के इन तमाम हेयरिंग्स को लाइव देख रहा है और इससे सीख रहा है। आपकी लॉयरिंग की क्वालिटी अगर कोई सीखना चाहे तो इम्प्रूव हो रही है, आपके आर्गुमेंट्स इम्प्रूव हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि सीखने से अब मजीद वकला में अदालतों में कुछ बेहतरी की तरफ ही जाएगी जब ये चीज़ें लोगों तक पहुंचेंगी। दूसरी बात ये कि इसके साथ ही साथ अब जो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अदलिया बायस होती है चेहरों पे, अगर बायस होती है तो वो अब अदलिया को भी ये सोचना पड़ता है कि ये तमाम चीज़ें डायरेक्ट हेयरिंग पे जा रही हैं, लाइव जा रही हैं। मैं एक और तजवीज़ देना चाहूँगा कि तमाम हेयरिंग्स कम से कम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस और तमाम हाई कोर्ट के बेंचेस के अंदर कैमरास और इंटरनेट फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। मेरे ख्याल से ये एक पॉलिसी बननी चाहिए कि तमाम केसेस लाइव चलेंगे हर कोर्ट के, अनलेस वहाँ की अदालत ये फैसला करे कि इस केस को नहीं जाना चाहिए। हमारे एक चीज़ अगर जुमला ऐड कर दूँ, देखिए चीफ जस्टिस साहब को कहा गया कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं इनके जजेस के हवाले से, और उन्होंने पहले तो कहा गया कि जी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, वो लाइव टेलीकास्ट दिखाना शुरू कर दिया। फिर कहा गया कि जी 7 मेंबर क्यों हैं कि जी ये फुल कोर्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा चलें अब अगली हेयरिंग पे फुल कोर्ट कर देंगे। अब पीटीआई वाले और लोग कहते हैं कि जी अपने चीफ जस्टिस साहब को तो अपने आप को यहाँ से हटा देना चाहिए। कल वो कहेंगे जी आप यहाँ से कहीं और चले जाएं, हम खुद ही चीफ जस्टिस ही कर लेते हैं बैठ के। तो हमारे यहाँ भी तो मेथड तो मैडनेस नहीं है ना। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि किसी भी जज को, किसी भी अदालत को इस बेस के ऊपर जज नहीं किया जा सकता कि वो आपको खुश करने के लिए किसी खास बंदे के खिलाफ फैसला दे। ये एक्सपेक्टेशन करना, ये सारी बातें करना नाजायज़ है। शहराजी साहब, आप समझते हैं तमाम यूट्यूबर के बारे में, तमाम सोशल मीडिया के बारे में एक राय कायम की जा सकती है? आपका जो कन्वेंशनल मीडिया है, चाहे वो रेडियो है, टीवी है, आपका अखबार है, वो एक सर्टेन मैकेनिज्म के तहत काम करता है। वहाँ एडिटोरियल कंट्रोल होता है, एडिटरशिप होती है। अब आप इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि वाकई जो सोशल मीडिया या खासतौर पर जो ई मीडिया है उसने हालात बहुत ज्यादा खराब भी किए हैं। एक इंडिविजुअल है, उसकी जाती जो है वो राय है, वो ओपनली उठ के किसी को गाली देता है, किसी को ब्लेम करता है, किसी को एक्यूज करता है। हाँ, हमारे पास सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि हम उसको जज करें कि वाकई ये कौन से लॉज के अंदर। हमारे पास पीका लॉज हैं, डिफेमेशन के लॉज हैं, स्लेंडर के लॉज हैं, आपके पास साइबर क्राइम्स के लॉज हैं कि आप किसी भी बंदे या किसी भी इदारे या किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किसी किस्म की जो है वो आप हरदासराई करेंगे तो आपको इन लॉज के अंदर आप सजा दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे कि अली ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब हैं या जो भी अदालत है, मौजूद अदालत को बुला के उसको सजा दे सकती है। हाँ, एक चीज ये जरूर हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब आपके पास एक अनब्राइडल बेलगाम घोड़ा होगा वो किसी भी समय पे भाग सकता है। और आपने देखा कि पाकिस्तान वाकई ऐसा मुल्क है जिसके अंदर आप किसी शख्स को गाली दे सकते हैं, किसी को एक्यूज कर सकते हैं, किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। और आपने देखा यूट्यूब के ऊपर हो क्या रहा है। इवन आप इखलाक से गिरी गुफ्तगू करते हुए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप उससे रेटिंग हासिल करें, ये बात मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ अगर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। लेकिन इसका सद्देबाब क्या होगा? आपके पास लॉज मौजूद है, आपके पास मैकेनिज्म मौजूद है, आप लोगों को बुलाएं,
ट्राई करें, उनको सजाएं दें। आप 1, 2, 4 सजाएं देंगे सबूत के साथ तो जाहिर बात ये चीजें रुकेंगी। आखिरी जो चीज ये है कि आप इंटरनेशनल दुनिया को देख लें, आप अमेरिका के अंदर हर बात कर सकते हैं, अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट आप चीजें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप बरतानिया के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वाकई मैं एहतशाम साहब पे इत्तेफाक करूंगा, मैं भी गया काफी ममालिक के अंदर, हमने इतना ओपनली किसी भी इदारों को, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को ओपनली गालियां देते हुए हमने नहीं सुना। और ये वाकई पाकिस्तान के लोगों की या सहाफियों की बड़ी हद तक खुशकिस्मती भी है कि यहाँ हम हर चीज रिपोर्ट कर सकते हैं, हम हर चीज पे डिस्कस कर सकते हैं। फिलवक्त इतना है और मेरे पैनल को दीजिए न्यूज़ पंच से इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।